हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बीएससी पार्ट 2 का पेपर थर्ड का स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बताऊंगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसके काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके पीछे। बेसिकली 19th सेंचुरी एंड होते होते फिजिसिस्ट को लगने लगा था कि हमने फ़िज़िक्स के बहुत सारे ब्रांचेस को स्टडी कर लिया है और बहुत सारे लॉज को हैं जो हम पढ़ चुके हैं, रिवील कर चुके हैं, नेचर के बहुत सारे लॉज को रिवील कर चुके हैं। और 19th सेंचुरी के एंड तक हमारे पास न्यूटोनियन मैकेनिक्स, जिसको हम क्लासिकल मैकेनिक्स भी कहते हैं, उसकी थ्योरी थी हमारे पास। इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में मैक्सवेल इक्वेशंस काफ़ी फेमस हुए थे। 4 मैक्सवेल इक्वेशंस जो उन्होंने दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बारे में। उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को एक साथ हमें पढ़ाया और एक साथ उसकी थ्योरी हमें दी, जिसको हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। थर्मोडायनामिक्स, बेसिकली थर्मल फिज़िक्स भी हम इसको कहते हैं, एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये सारे जो हमारे फिज़िक्स के ब्रांच थे, वो सारे ब्रांच अच्छे से एक्सप्लेन हो चुका था, बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन भी किया जा चुका था। और 19th सेंचुरी तक हर स्कूल कॉलेज में ये पढ़ाया भी जाता था। और फिजिसिस्ट को लगने लगा था कि अब फिज़िक्स में कुछ भी नहीं है, ये जो ब्रांच है वो अब इसमें हम बस यही पढ़ते रहेंगे और हम कुछ भी इसमें नया थ्योरी या फिर कुछ नया एक्सपेरिमेंट हम नहीं कर सकते। फिर 20th सेंचुरी आया। 20वीं शताब्दी में सबसे पहला झटका जो सारे फिजिसिस्ट को लगा, या एक नई थ्योरी जो निकल के आई थी, वो थी क्वांटम थ्योरी, जो प्लैंक्स ने दी थी। मैक्स प्लैंक्स बहुत फेमस हुए थे क्वांटम थ्योरी, क्वांटम मैकेनिक्स देके। और उसके 1900 में, और उसके 5 साल के बाद ही आइंस्टीन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, जो अभी हम पढ़ेंगे, जो आपके सिलेबस में है। क्वांटम मैकेनिक्स हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में क्वांटम मैकेनिक्स भी है, पर वो पार्ट 3 में है। इससे पहले पार्ट 1 में हमने इलेक्ट्रोडायनामिक्स और थर्मोडायनामिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ चुके हैं। और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जैसे ही आइंस्टीन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी तो तहलका मच गया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो फिर से फिजिसिस्ट को फिज़िक्स के तरफ अट्रैक्ट करने लगी। बहुत सारे ऐसे थ्योरी थे, बहुत सारे ऐसे चीज़ थी जिससे इंस्पायर होके फिज़िक्स के डिफरेंट ब्रांचेस बन गए। जैसे कि इन दोनों थ्योरी, क्वांटम एज वेल एज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जैसे ही ये दोनों पेपर पब्लिश किया गया प्लैंक्स और आइंस्टीन के द्वारा, इन्हीं थ्योरी से इंस्पायर होके हमें 3 ब्रांचेस और मिल गए, जिसमें एटॉमिक फिज़िक्स था, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिज़िक्स था, न्यूक्लियर फिज़िक्स था, और कंडेंस मैटर फिज़िक्स, जिसको हम सॉलिड स्टेट फिज़िक्स भी कहते हैं। तो 19th सेंचुरी में ये मान के चल रहे थे कि फ़िज़िक्स में अब कुछ भी नहीं है। और 20th सेंचुरी में अचानक से हमें दो थ्योरी ऐसी आई, दो क्वांटम मैकेनिक्स और स्पेशल थ्योरी से इंस्पायर होके हमने और 3 ब्रांच डेवलप कर लिया, विच इज़ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिज़िक्स, न्यूक्लियर फिज़िक्स और कंडेंस मैटर फिज़िक्स। इवन एक स्टोरी और है कि मैक्स प्लैंक्स जो थे, वो जब ग्रेजुएशन में फ़िज़िक्स लेने गए थे, उनको फ़िज़िक्स में इंटरेस्ट था, और वो जब फ़िज़िक्स लेने गए थे तो उनके यूनिवर्सिटी के जो डीन प्रोफेसर थे, उन्होंने बोला था कि फ़िज़िक्स में ऐसा कुछ नहीं रहा, फ़िज़िक्स में कुछ भी नया नहीं है जो तुम फ़िज़िक्स लेने आए हो। ये स्टोरी काफ़ी फेमस है, हम लोगों ने ये स्टोरी सुना था। तो प्लैंक्स ने कहा कोई बात नहीं, फिर भी मैं फ़िज़िक्स लेना चाहता हूँ, देखते हैं कुछ नया है कि नहीं। और उसके बाद उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स जैसी एक पूरी ब्रांच ही हमें दे दी 20th सेंचुरी ना। अब हम देखेंगे कि ओरिजिन ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का नीड क्या है।
तो बेसिकली क्या हुआ था, न्यूटन्स थ्योरी जो थी वो जब हम लो वेलोसिटी के लिए देखते थे, जैसे कार चल रही है, ट्रेन चल रहा है, बस चल रहा है, कोई एक आम इंसान ट्रक पे चल रहा है, तो न्यूटन्स थ्योरी तो बहुत अच्छे से काम करता था। हम लोगों ने 9th-10th क्लास में बहुत सारे स्पीड, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिराइव भी किए हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए हैं। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो था वो इस चीज़ के लिए बहुत ही सुटेबल थ्योरी थी कि किसी का पोजीशन निकालना है, किसी का मोमेंटम निकालना है, कार का निकालना है, बस का निकालना है, ट्रेन का निकालना है, वेलोसिटी मींस कोई कैसे ट्रैवल कर रहा है, कि उसकी पोजीशन इस टाइम पे क्या होगी, इस टाइम पे उसकी पोजीशन अगर ये है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। न्यूटोनियन मैकेनिक्स ये हमें देने के लिए बहुत ही अच्छे से सक्षम था। बट जैसे ही हम स्पीड ऑफ लाइट की तरफ अप्रोच करते थे, आप सबको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जैसे ही हम स्पीड ऑफ लाइट की तरफ अप्रोच करते थे, वैसे ही न्यूटोनियन थ्योरी, जो हमारा न्यूटोनियन मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स भी हम इसको कहते हैं, वो फेल हो जाता था। जब भी हम ऐसे पार्टिकल्स का, अगर हमने ये सोच लिया कि लेट अस कंसीडर कि मैंने ये सोचा कि कोई एक पार्टिकल है जिसका 0.8 c स्पीड है, 0.8 c स्पीड है, मीन्स 8 × 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से वो 0.8 × 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से वो ट्रैवल कर रहा है। तब अगर उस टाइम हम उसके पोजीशन को, मोमेंटम को निकालने की कोशिश करते थे, तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स पूरी तरह से फेल हो जाता। तो जब इस चीज़ के बारे में आइंस्टीन ने सोचा, तब उन्होंने सोचा कि नहीं, हमें एक और थ्योरी की ज़रूरत है, हमें एक और थ्योरी ईजाद करने की ज़रूरत है। और फिर उन्होंने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे पेपर लिखा, जो कि बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी पे डिपेंड करता था, रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी पे डिपेंड करता था। रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी उसको कहते हैं जिसकी वेलोसिटी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्विवेलेंट मान सकते हैं हम उसको, या स्पीड ऑफ लाइट के थोड़ा कम, ठीक है। हम ये मान सकते हैं कि पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट के वेलोसिटीज के आसपास ही है। तो उसके बाद उन्होंने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया। इवन जब और ये बहुत मज़ेदार रिज़ल्ट आया कि जब उन्होंने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को एक्सप्लेन किया, जब उन्होंने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से पार्टिकल्स का मोमेंटम, एनर्जी, पोजीशन, ये सारी चीज़ें जब निकालना शुरू की, तो उन्होंने ये देखा कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो है वो कुछ नहीं है, बल्कि एक लिमिटेड केस ऑफ आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। मीन्स कि अगर आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंतर्गत जितना भी फॉर्मूला हमारे पास है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, आगे के लेक्चर में मैं पढ़ूंगी, और फिर मैं उसको आपको लिमिट लगा के मैं आपको प्रूफ करूंगी कि अगर हम इसमें लिमिट लगा दें कि जो वेलोसिटी है वो सी को अप्रोच ना करके, वेलोसिटी बहुत लो है, तो फिर वो रिड्यूस होके, वो फार्मूला रिड्यूस होके क्या हो जाएगा, वो फार्मूला रिड्यूस होके न्यूटोनियन मैकेनिक्स के जो फार्मूला जो हम यूज़ करते हैं वो फार्मूला डिराइव हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ मैंने लिखा हुआ है 2 बेसिक पोस्टुलेट्स जो आइंस्टीन ने दिया था, पर उसको पढ़ाने से पहले मैं आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ाना चाहूँगी। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप सभी को पता है कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। मेनली हम XYZ या फिर XY कोऑर्डिनेट देखते हैं। अगर कोई मोशन प्लेन में हो रहा है तो हम XY देखते हैं, और अगर एरोप्लेन का मोशन देखना हो तो हम 3 डायमेंशनल मोशन देखते हैं। तो XYZ ही हम चलते हैं। कोई भी पार्टिकल मोशन में है, कोई भी पार्टिकल मोशन में है, ये हम कैसे समझते हैं? हम ये देखते हैं कि
मेरे रिस्पेक्ट में अगर किसी का पोजीशन चेंज हो रहा है तो हम ये मानते हैं कि वो जो पार्टिकल है या कोई पर्सन अगर मेरे रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन टाइम टू टाइम चेंज हो रही है तो वो मोशन कर रहा है। हम किसी भी इंसान को देखते हैं और अगर हमें ऑब्जर्व करना हो, फॉर एग्जांपल आप अपने घर में हो और एक कमरे से दूसरे कमरे की तरफ जाना हो आपको, तो आप चल रहे हो और आपका कोई छोटा भाई जो आपको बैठ के ऑब्जर्व कर रहा हो, तो वो कैसे पता करेगा कि आप जा रहे हो? ऑब्वियसली आप एक सेकेंड में आप इस रूम में थे, दूसरे सेकेंड में आप रूम के गेट तक पहुँचे, तीसरे सेकेंड में आप गेट से बाहर निकल गए, तो वो ये देख रहा है कि आपकी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है उसके रिस्पेक्ट में, तो उसी को वो ये कहेगा कि आप चल रहे हो। ठीक है, तो यहाँ में लिखा है मैंने, पोजीशन इज चेंजिंग रिलेटिव टू समथिंग। कोई भी एक चीज़, कोई भी एक ओरिजिन हम ले लेंगे और उसके रिलेटिव में अगर किसी का पोजीशन चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे द पार्टिकल इज इन मोशन और द पार्टिकल इज मूविंग। ठीक है ना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम है। एकदम सिंपल तरीके से मैं अगर आपको समझाऊँ तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो कि पर्सन या ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये लिया, यहाँ पे मैंने 6 लिखा हुआ है। 6 लिखने से और मैंने ए और बी 2 ऑब्जर्वर रखा है। ये क्वेश्चन, ये पजल्स और ये पोस्टर आप हमेशा देखते हैं वो, इसीलिए मैंने इसको लिया। अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर ए, जब ऑब्जर्वर ए के तरफ से मैं देखूंगी तो मुझे ये नंबर 9 दिखेगा, और अगर मैं बी के तरफ से देखूं तो ये नंबर मुझे 6 दिखेगा। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि ए गलत है या फिर बी गलत है। द थिंग इज ए के कोऑर्डिनेट से वो जो नंबर है वो 9 दिख रहा है और बी के कोऑर्डिनेट से जो नंबर है वो 6 दिख रहा है। उसी को कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हमेशा जो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा वो किसी न किसी ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पे ऑब्जर्वर हमारा ए है और ए के रिस्पेक्ट में, इसीलिए हमेशा याद रखना, आप जब भी किसी का पोजीशन या मोमेंटम डिफाइन करोगे तो आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस का किसके रिलेटिव में है ये हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पूरी तरह से इसी चीज़ पे डिपेंड करती है ना। अकॉर्डिंग टू ए द नंबर इज 9 एंड अकॉर्डिंग टू बी द नंबर इज 6। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ए के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नंबर 9 है और बी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नंबर 6 है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मेरा डायग्राम अच्छा नहीं है, तो एक सड़क है और मैंने यहाँ पे एक मूविंग ऑब्जेक्ट रखा है। आप मान लीजिए कोई कार है या ट्रक है और इस ट्रक के ऊपर ऑब्जर्वर ए है और यहाँ पे कहीं ग्राउंड में ऑब्जर्वर बी है। ऑब्जर्वर बी जो है वो यहाँ पे ट्रक को देख रहा है। अब आप ये सोचिए, अब अपने आप को आप कंसीडर करिए कि आप एक ट्रेन में बैठे हैं। आप ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन पटरी पे चल रही है। बाहर के जो लोग हैं उनको क्या दिखेगा? बाहर के लोगों को दिखेगा कि ट्रेन चल रही है और उसके साथ साथ आप भी मूव कर रहे हो। बट आप जो हो, आपको क्या दिखता है? आपका कॉमन सेंस क्या कहता है उसको छोड़ दीजिए। आप क्या देखते हो? आप ये देखते हो कि पेड़ पीछे जा रहा है, अगर बीच में घर है तो घर पीछे जा रहा है। मतलब बेसिकली आप ये देखते हो कि अर्थ पीछे जा रहा है ना। तो यही है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मेरे अकॉर्डिंग टू यू द लैंड इज मूविंग, ट्रीज आर मूविंग, बट अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर आउटसाइड द ट्रेन इज मूविंग एंड यू आर मूविंग विथ दैट ट्रेन। तो यही है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेरे अकॉर्डिंग मतलब ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग आप चल रहे हो और आपके अकॉर्डिंग मैं चल रही हूँ। अपने घर के ऊपर अभी पंखा चल रहा होगा आपके रूम में। अब आप पंखे को देखिए, आपके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है? पंखा घूम रहा है।
अब आप उठिए और पंखे पे बैठ जाइए, तब आपको क्या लगेगा कि पूरी पृथ्वी घूम रही है या जो फ्लोर है आपका वो फ्लोर घूम रहा है। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कमाल है ना। फ्रेम ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दो तरीके का फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का डेफिनेशन है कि वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। अब अगर न्यूटन सेकेंड लॉ की तरह देखें, अगर F इज इक्वल टू 0 है, इट मीन्स अगर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से देखें तो F इज इक्वल टू ma, and if this is 0 means a is equal to 0, a is equal to 0, और a कब 0 होगा, a कब 0 होगा, a तब 0 होगा जब dv by dt is equal to 0, because acceleration is rate of change of velocity with respect to time. तो dv by dt 0 हो गया, which means v is constant. ये यहाँ पे यही लिखा हुआ है, कांस्टेंट स्पीड एंड डायरेक्शन। कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कोई भी आपने कोऑर्डिनेट लिया है, एक चलता हुआ ट्रेन भी आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाता है, एक चलता हुआ ट्रक भी आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाता है। बस द कंडीशन इज कि आपको उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, वो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसको तभी हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे जब उसमें एक्सटर्नल फोर्स 0 है, यानी कि या तो वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो या फिर वेलोसिटी ही 0, मतलब एक स्टेशनरी जो फ्रेम होगा। अगर मैं यहाँ बैठी हूँ, अगर आप अपने घर पे बैठे हो और आप वहीं बैठे हो, आप हिल नहीं रहे हो, तो वो क्या हो जाता है, वो आपका वहाँ पे आपकी वेलोसिटी 0 होगी, और वहाँ पे जो आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। ठीक है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इसमें होल्ड करता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है न्यूटन्स का, ये आप याद कीजिए अपने मन में, अपने अंदर याद कीजिए इसको, ये मैं अभी नहीं बताऊंगी आपको। तो बेसिकली इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमेशा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होल्ड करेगा और फोर्स हमेशा 0 होगा, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। और मैंने आपको सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन से मैंने आपको डिराइव भी कर दिया कि y v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट e और एक्सेलरेशन 0 होगा। ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल लेते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। एक और एग्जाम्पल मैंने लिया है, ये देखिए, ये एक ट्रक है। आप लोगों ने कई बार इसको फील भी किया होगा, जितने भी आप लोगों ने ट्रैवल किया है, आपके हाथ में हमेशा बचपन में हमेशा एक बॉल रहता था खेलने के लिए। तो आप एक ट्रक हो और जब ट्रक चलती भी रहती थी तो आप बॉल उछालते थे ऊपर हवा में और फिर उसको कैच कर लेते थे। तो आपके अकॉर्डिंग क्या होता था, ये अगर बॉल है तो आपके अकॉर्डिंग क्या होता था, ये बॉल ऊपर जाता था और वर्टिकली नीचे आ जाता था, बट ये एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है विच इज़ कांस्टेंट। ठीक है। यहाँ आपने जो ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया, ये वर्टिकल गया और वर्टिकली ही ये नीचे आ गया, आराम से ये सीधी रेखा में ऊपर एंड सीधी रेखा में। इसका मतलब ये है कि आप मूव नहीं कर रहे हो ना। यहाँ पे अगर कोई मैंने ऑब्जर्वर बैठा दिया इस पॉइंट पे बी पे, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, जब आपने बॉल उछाला तो वो एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा।
जब आपने बॉल उछाला तो वो एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा, क्योंकि ट्रक भी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। तो जैसे ही ये बॉल नीचे आएगा, एक पर्टिकुलर टाइम पे ट्रक यहाँ से उसका पोजीशन यहाँ पे आ जाएगा। पहले ट्रक यहाँ था, फिर ट्रक यहाँ आ जाएगा, और बॉल भी एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करते हुए आपके हाथ में आएगा और आप उसको कैच कर लोगे। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग बॉल ऊपर गया और सीधा नीचे आया, और बी के अकॉर्डिंग बॉल एक पैराबोलिक पाथ फॉलो किया। तो जो आपका थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो पूरा डिपेंड करता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। फिर भी मैं आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। बेसिकली नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसको कहते हैं जिसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ होल्ड नहीं करता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ होल्ड नहीं करेगा, वो वैलिड नहीं करेगा। एग्जाम्पल्स जो हैं, जितने भी रोटेशनल मोशन होते हैं, जितना भी रोटेशन मोशन होगा उसमें मतलब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वैलिड नहीं होगा। मुझे अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, और मुझे आप लोगों से ये जवाब चाहिए कि ये बात मैं कैसे बोल रही हूँ कि रोटेशनल मोशन जहाँ भी होगा वहाँ पे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वैलिड नहीं होगा। इसका जवाब मुझे चाहिए। आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग मुझे मैसेज कीजिए, जैसे भी, बट मुझे इसका जवाब चाहिए। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमेशा एक एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट करेगा। जो भी प्रोसेस हो रहा है उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स हमेशा एक्ट करेगा, इसलिए हम उसको नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं और इनर्शियल फ्रेम नहीं कहते हैं। मैंने यहाँ वाटर ड्रॉपलेट लिखा हुआ है, ये मैं आपको टास्क देने के लिए लिखी थी, बट मैंने ऑलरेडी आपको ये टास्क दे रखा है। तो आप मुझे पहले ये बताओगे, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी और इसके बारे में आपसे पूछूंगी भी। फर्स्ट लेक्चर में आपका यही टास्क है। पहला, व्हाट इज़ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एंड सेकेंड रोटेशनल मोशन में सेकेंड आप मुझे बताओगे कि रोटेशनल मोशन में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्यों नहीं वैलिड होता है। यह आपके लिए होमवर्क है, आप आराम से अपनी बुक पढ़िए और उसको देखिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन और माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट और ईथर हाइपोथेसिस। आज के लिए इतना ही।